हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को आज फिनिश करते हैं। एंड में भी हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और ग्राफ बनाने आपको आ जाते हैं। जैसे क्या क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार उस कॉन्सेप्ट को लेता हूँ एज ए नोट करके। क्या नोट? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो, इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एंड final temperature is more for irreversible adiabatic process than reversible adiabatic process, keeping one of the parameter like pressure or volume to be constant। थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा होता है बट पूरा स्टेटमेंट तो ऐसा हुआ, फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का ज्यादा होता है फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक इफ बोथ start from same initial state। दोनों सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हों एंड वन ऑफ द पैरामीटर like volume or pressure at final state is same। ये है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में, 10-20 मिनट में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का रिवर्सिबल एडियाबैटिक से हमेशा ज़्यादा होता है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एंड वन ऑफ द पैरामीटर लाइक वॉल्यूम और प्रेशर एट फाइनल स्टेट इज सेम। कैसे? मैं इसको चलो एक्सप्लेन करके बताता हूँ। चाहे तो एक्सपेंशन में लो, चाहे कंप्रेशन में लो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन लो जरा। इधर बी एडियाबैटिक कंप्रेशन ले लो। चलो, दोनों में ही ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, मतलब दिस अप्लाइज इन एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, क्यू तो जीरो है ही ना, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, और डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू, और ये कितना होता है एन सी वी T2 माइनस T1। अब एक बात तो पक्की है, आपको ये बात तो पता है कि आइडियल गैस को ट्रीट करते हुए डेल्टा यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डब्लू तो नेगेटिव होता है। अरे एक्सपेंशन का वर्क डन तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी नेगेटिव हुआ तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ये टेम्परेचर ड्रॉप। तो इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं तो कूलिंग अकर्स, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। क्यों? डब्लू नेगेटिव है, एन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, सी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डेल्टा टी नेगेटिव है तो टेम्परेचर घटेगा। बट आपको ये भी पता है कि डब्लू रिवर्सिबल का जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है वो डब्लू इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन। इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, वरना इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन द रिवर्सिबल वर्क डन। मैग्नीट्यूड शब्द इस्तेमाल करोगे तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन। एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में नहीं, एक्सपेंशन में बता चुके हैं। इसका मतलब अब ये एक्सपेंशन ही तो है, तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप भी ज्यादा होगा रिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल में टेम्परेचर ड्रॉप इज मोर। भाई मैग्नीट्यूड वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल का ज्यादा है, तो इसका मतलब वर्क डन रिवर्सिबल में वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ड्रॉप होना है, मान लो ये इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1, इस तरह की एक इनिशियल स्टेट है। यहां से आए एक बार रिवर्सिबली, एक बार इरिवर्सिबली, और ये फाइनल स्टेट है, मान लो फाइनल किसी पॉइंट पर यहां पर, तो ये मान लो इस तरीके से आया, ये फाइनल टेम्परेचर है, T फाइनल।
तो रिवर्सिबल में टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल में टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा। तो ये टेम्परेचर T1 था, ये T फाइनल है इरिवर्सिबल का, और ये T फाइनल है रिवर्सिबल का। दिस इज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट तो खैर क्या बोले, फाइनल स्टेट में कोई सारे पैरामीटर तो सेम होते नहीं हैं। फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल, देखो फिर सुनो सुनो सुनो, अब P1 V1 T1 पैरामीटर इनिशियली तो सेम ही थे, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट है। रिवर्सिबल का एक्सपेंशन का वर्कडन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा तो ज्यादा नीचे गिरेगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल का ज्यादा नीचे गिरा, मतलब कम है, और इरिवर्सिबल में टेम्परेचर गिरा तो सही, वर्कडन तो नेगेटिव ही है बट उतना नहीं गिरा, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर irreversible is greater than final temperature of reversible process. The final temperature of irreversible process is greater than the final temperature in reversible process. एक्सपेंशन में, जरा कंप्रेशन में देखो, कंप्रेशन में W अगेन डेल्टा U, फॉर्मूला तो वही होगा NCV T2 माइनस T1, बट W इस बार पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज होगा, और अगर टेम्परेचर राइज है तो हीटिंग होगी, हीटिंग अकर्स। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है सिस्टम के अंदर, तो टेम्परेचर राइज हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ना है। सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, एक बार रिवर्सिबली एक बार इरिवर्सिबली। अब ये मान लो P1 V1 T1 टेम्परेचर है। अब अगर कंप्रेशन हुआ तो आपको एक बात पता है कि W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है इस बात, क्योंकि कंप्रेशन में तो वर्कडन पॉजिटिव ही होता है। ऑफ कोर्स इन कंप्रेशन, ऑफ कोर्स इन कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का वर्कडन ज्यादा है, तो कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का वर्कडन ज्यादा है तो टेम्परेचर राइज भी ज्यादा होगा, तो राइज ज्यादा है इरिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का टेम्परेचर राइज कम है, तो ये हुआ इरिवर्सिबल, तो ये हुआ फाइनल टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल। दिस इज फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल। अगेन किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा है। अगेन फाइनल टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल is greater than the final temperature of reversible process in adiabatics। ये कंप्रेशन का था, कंप्रेशन में वर्कडन इरिवर्सिबल का ज्यादा है तो टेम्परेचर राइज भी ज्यादा होगा, राइज होना है, टेम्परेचर ऊपर तक जाओ, राइज हो रहा है ज्यादा, तो फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस देन कंपेयर टू द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, फाइनल टेम्परेचर if both the process, reversible and irreversible adiabatic process, start from the same initial state, then final temperature is always more for irreversible adiabatic process. This is the most important statement of adiabatic process. इसका यूज कितना ज़्यादा आएगा अभी देखेंगे। आपको मेरी लैंग्वेज से जो मैं बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट से भी लग रहा होगा, कई बार बच्चों को आइडिया जाता है कि ये सर पढ़ाते पढ़ाते अचानक से एक्साइट हो गए, इसका मतलब थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दैम एंड यू शुड बी। So this is how you say the final say that the final temperature of irreversible adiabatic is greater than the final temperature for reversible adiabatic process. So this was very important. इस बात को हम use करेंगे in the concepts of or in graphs comparing reversible adiabatic process and irreversible adiabatic process for an ideal gas. Note करो पूरी बात जरा, note it down. चलिए वो ग्राफों को देखते हैं। अब लिखो ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वैसे तो ग्राफिकल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का या किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ तो हम बना ही नहीं सकते एग्जैक्ट ग्राफ, पर ठीक है एग्जैक्ट ग्राफ ना देखें, कम से कम फाइनल पैरामीटर तो देखें
कि कंपैरिजन करने पर किस तरीके से कह पाएंगे। ठीक है, इस पूरे एनालिसिस को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ए एक्सपेंशन, ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद आइडियल गैस, सब कुछ आइडियल गैस के लिए है। बी कंप्रेशन, यहां दो ग्राफ बनाते हैं, यहां भी हम दो ग्राफ बनाते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कंपैरिजन है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कंपैरिजन है सब में। नहीं, आपको मैं तो एक ही ग्राफ बनाऊंगा, बाकी के तीन ग्राफ आप बनाओगे। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, बाकी के तीन ग्राफ आप बनाओगे। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन ध्यान देना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंपैरिजन है एंड इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं कंपैरिजन के लिए। हैं दोनों एडियाबैटिक ही, तो क्यू तो जीरो होना ही है। अच्छा, ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। दो ग्राफ किस लिए? फाइनल स्टेट पर वन ऑफ द पैरामीटर वी हैव टू कीप सेम। रिवर्सिबली आओ या इररिवर्सिबली आओ, या तो वॉल्यूम सेम रखो या प्रेशर सेम रखो फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम। फॉर सेम फाइनल प्रेशर। फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, फॉर सेम फाइनल प्रेशर, यहां भी फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, फॉर सेम फाइनल प्रेशर। अच्छा, कैसे? एक ग्राफ मैं बताता हूं। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में आप जानते हो कि प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। और आपको पता है कि एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो नहीं है ये। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो आइसोथर्मल होता है और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। बट पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो गामा भी ग्रेटर देन 1 तो होता ही है। तो मतलब थोड़ा शार्प कर्व होगा ऐसे ही। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। ये हो गया इस तरीके से 1 एंड दिस इज 2। थोड़ा ध्यान से देखना, पहले समझ लो, बाद में बना लेना कि कैसे बना रहे हैं। बाकी के तुम्हें बनाने हैं ना, इसलिए ये फाइनल, ये हो गया प्रेशर P इनिशियल एंड दिस इज P फाइनल। ये V इनिशियल एंड दिस इज V फाइनल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑफ कोर्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की ही कोई इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकती है। इररिवर्सिबल प्रोसेस की कोई P और V का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्मूथ कर्व हम कभी ड्रॉ कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये तो रिवर्सिबल हो गया। ये 1 और 2 कोई भी स्टेट हमने चलो एक्सपेंशन में डिसाइड कर ली। अब इसके कंपैरिजन में हमें इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ड्रॉ करना है, बताना है। ड्रॉ क्या कर पाएंगे? ड्रॉ तो हम एग्जैक्टली कर नहीं सकते, बस हम तो इनिशियल और फाइनल स्टेट बतला सकते हैं। वो क्या? अब मान लो 1 से, सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है। कंपैरिजन के लिए कुछ तो बेसिस होना चाहिए, तो सेम इनिशियल स्टेट्स 1 से रिवर्सिबली आए, इररिवर्सिबली आना। और इररिवर्सिबल का रास्ता पता है आपको। इररिवर्सिबल का रास्ता होता है वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। तो वर्टिकली डाउन तो नीचे आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा कि सेम फाइनल स्टेट, मतलब फाइनल स्टेट सेम रहनी है। सेम फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम सेम रहना है। रिवर्सिबली आओ या इररिवर्सिबली आओ, सुनो ध्यान से, फाइनल वॉल्यूम सेम रहना है। तो इसका मतलब इसी वर्टिकल लाइन पर हमें ग्राफ को एंड अप करना है। मतलब रिवर्सिबली आऊं या इररिवर्सिबली आऊं, फाइनल वॉल्यूम यही रहना है। ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि फाइनल टेम्परेचर इज मोर फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बात पता है कि फाइनल टेम्परेचर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक से।
तो इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से एक बात पता चलती है आपको, व्हाट, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से ये पता चलता है नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस, आर इज कांस्टेंट, और फाइनल वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया कांस्टेंट। तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा, फाइनल प्रेशर भी उसका ज़्यादा, और फाइनल टेम्परेचर किसका ज़्यादा होता है, सेम इनिशियल स्टेट से रिवर्सिबल एडियाबैटिक आओ, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आओ, किसका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं, इरिवर्सिबल का ज़्यादा है तो इरिवर्सिबल का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का ज़्यादा है तो फाइनल प्रेशर भी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का। ये तो रिवर्सिबल का प्रेशर था ये वाला, तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक मान लो 0.2 डैश बोल दिया, ये रहा 2 डैश इरिवर्सिबल। तो फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक पे 2 डैश पे आना है तो तरीका तो वही है, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। सो ग्राफ वुड बी दिस। हालांकि ग्राफ एग्जैक्टली नहीं है ये, बस हम तो 1 और 2 डैश को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 2 डैश इज द फाइनल प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये था कंपैरिजन, ये था कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना था। एक्सपेंशन है तो ऊपर से नीचे आते हैं, कंप्रेशन है तो नीचे से ऊपर मूव करते हैं। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है और प्रेशर बढ़ता है। एक ग्राफ तो मैंने बना दिया सेम फाइनल वॉल्यूम करते हुए, यही एक्सपेंशन का दूसरा ग्राफ बनाओ। अगर सेम फाइनल वॉल्यूम ना हो, मान लो फाइनली अगर रिवर्सिबली आया या इरिवर्सिबली आया एडियाबैटिकली, फाइनल प्रेशर सेम रखा जाए तो बताओ ग्राफ कैसा होगा, आप बताओ। अब बनाओ तीनों ग्राफ, स्क्रीन को पॉज करके अपना खोपड़ी लगाओ, दिमाग लगाओ अच्छे से और ग्राफों को बनाओ। डू इट। हाँ भाई बताओ, बना लिए? लेट अस सी। देखो यहां पर ग्राफ ऐसा है, वो एक्सपेंशन है तो रिवर्सिबल तो बना ही लो, 1 2। अब इरिवर्सिबल का बनाना है तो चलो रिवर्सिबल बनाते हैं। तरीका तो वही है, ये तो रिवर्सिबल ही हो गया, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इरिवर्सिबल में फाइनल प्रेशर सेम रहना है तो ये पी फाइनल था, ये पी इनिशियल था, ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल था। रिवर्सिबल के करस्पॉन्डिंग फाइनल प्रेशर सेम रहना है, मतलब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ग्राफ फिनिश होना है। बट आपको तो पता है फाइनल टेम्परेचर हमेशा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का हायर होता है, और अगर प्रेशर सेम है तो फाइनल वॉल्यूम भी हाई होगा। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। ये ना देखो वापस से आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, एन तो सेम आर सेम, इस बार फाइनल प्रेशर सेम रखना है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका फाइनल वॉल्यूम भी ज़्यादा, और टेम्परेचर किसका ज़्यादा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का, तो फिर फाइनल वॉल्यूम भी इरिवर्सिबल का ज़्यादा होगा। फाइनल इरिवर्सिबल का वॉल्यूम तो ये है, तो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ज़्यादा होना है, मतलब राइट साइड में जाओगे समवेयर यहाँ 2 डैश, ये बनना चाहिए फाइनल वॉल्यूम ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब वर्टिकली डाउन देन मूविंग टू राइट, ये पाथ होना चाहिए। एंड 2 डैश इज द एंड पॉइंट ऑफ irreversible adiabatic process maintaining the same final pressure. I think you have understood. कंप्रेशन भी आपने बना लिए होंगे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल तो बना ही लो, ये रहा यहां 1, इस बार ये 2। वी इनिशियल वी फाइनल, वी इनिशियल वी फाइनल, इस तरीके से ये था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी पीवी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट आपको सेम फाइनल वॉल्यूम है, इसी फाइनल वॉल्यूम पर ग्राफ पर फिनिश करना है। ठीक है, इसी फाइनल वॉल्यूम पर आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो हमेशा लगा सकते हो, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, फाइनल वॉल्यूम सेम रहना है। इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा तो इरिवर्सिबल का प्रेशर ज़्यादा, ये तो रिवर्सिबल का प्रेशर था तो इरिवर्सिबल का प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऊपर यहाँ आएगा 2 डैश, तो 2 डैश यहाँ आएगा, और जाने का रास्ता क्या है सिखा रखा है। इरिवर्सिबल पाथ कैसे लेते हो कंप्रेशन में, वर्टिकली अप एंड देन लेफ्ट। तो ये था पूरा का पूरा, ये पूरा वर्क डन होगा। ये है प्रोसेस, ये है प्रोसेस।
इरिवर्सिबल, तो 2 डैश इज द एंड पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल, तो ये P फाइनल है इरिवर्सिबल का, और ये P फाइनल था रिवर्सिबल का। समझ गए? ऐसी कंप्रेशन में यहां करेंगे। कंप्रेशन तो बना ही लो, नीचे से ऊपर जाना है, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं ना। V इनिशियल, V फाइनल, P इनिशियल, P फाइनल, राइट। अब सेम फाइनल प्रेशर है, तो फाइनल प्रेशर सेम रहना है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहना है, तो फाइनल वॉल्यूम इरिवर्सिबल का जाता है। ये रिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम है, तो इरिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ आएगा करीब। तो ये अगर 2 था तो ये 2 डैश, 2 डैश मतलब इरिवर्सिबल का एंड पॉइंट। रास्ता तो पता ही है, वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। तो 2 डैश इज द एंड पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर, दिस इज हाउ यू कंपेयर। तो ये था ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आ गई बात समझ में? नोट करो बच्चों। अब इसी में एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आएगी। क्या बात आएगी? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कंपैरिजन। आइसोथर्मल होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल आइसोथर्मल में कंपैरिजन करेंगे। लिख लो पहले पूरी बात ये वाली, ग्राफ बना लो, समझ लो, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे इसके बेसिस पर। ग्राफिकल कंपैरिजन between reversible isothermal and reversible adiabatic process. ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, दोनों ही रिवर्सिबल है। ऑफ कोर्स वी आर ऑल डीलिंग विद आइडियल गैस। अब एक बात ध्यान दो, जैसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आप जानते हो इक्वेशन PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके बराबर है? nRT के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करो तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है, तो dP अपॉन dV क्या हो गया? माइनस P अपॉन V। और ये dP अपॉन dV क्या है? स्लोप ऑफ P वर्सेस V कर्व, नेगेटिव स्लोप है, माइनस P अपॉन V के बराबर। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करें तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करना तो P, हालांकि ये फिजिक्स में ही पढ़ते हो ये सब चीज, इससे पहले वाला नहीं, इरिवर्सिबल की बात तो करते ही नहीं फिजिक्स वाले। तो P इंटू गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV प्लस V की पावर गामा इंटू dP इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होगा, तो dP अपॉन dV यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आ गई? dP अपॉन dV माइनस ये आ गया कितना कितना कितना, माइनस P गामा इंटू P अपॉन V, ये आ गया। ये भी तो स्लोप ही है, स्लोप ऑफ P वर्सेस V ग्राफ या कर्व, P वर्सेस V का स्लोप ये है। अच्छा, एक बात पता है आपको, गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ऑलवेज। कोई सी भी गैस हो, आइडियल हो, रियल हो, अभी तो खैर आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, बट गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, तो गामा हमेशा मोर देन 1 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप का मतलब ये हुआ, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इज मोर स्टीप। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकला? इस एक कंक्लूजन से पूरा का पूरा आप कंपैरिजन ग्राफ का आसानी से कर सकते हो, कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या कंक्लूजन निकला कि P वर्सेस
V graph of reversible adiabatic process has greater steepness than the reversible isothermal process। गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टीप होगा, ज़्यादा वर्टिकल होगा, स्टीपनेस ज़्यादा होगी ग्राफ में रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। स्टीप का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा बताएंगे। स्टीप मतलब ये तो समझते हो ना यार, ये क्या बात हुई। देखो ज़्यादा स्टीप का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मान लो चूंकि नेगेटिव स्लोप टाइप का आ रहा है ग्राफ में, तो मान लो जैसे ऐसे बोल दो, मोर स्टीप देन दिस 1 2, ये मोर स्टीप है। मोर स्टीप मतलब मोर वर्टिकल, जो जितना वर्टिकल होगा, बिल्कुल वर्टिकल हो गया, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है मान लो, तो वो स्टीपेस्ट कर्व कहलाएगा। सीढ़ियां चढ़ते हैं ना जैसे हम, तो कहते हैं कई बार वो गाँव के घर में जो सीढ़ियों का जो राइजर वगैरह होता है, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो वो कोई स्टैंडर्डाइज थोड़ी होता है IS स्टैंडर्ड या BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से कि वो 6 इंचेज ही होना है, 7 इंचेज होना है। आप बड़े बड़े मॉल जाओ, वहाँ बहुत राइजर बहुत छोटा सा होता है ताकि ओल्ड पीपल भी हों तो वो आसानी से एक सीढ़ी से या एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर पे पाँव रख के आसानी से चढ़ें। और गाँव के मकान होते हैं कई बार 1-2 मंजिल जो भी होते हैं, 1-1 फुट की, 12-12 इंच की, 13-13 इंच की उसमें राइजर होता है। एक पाँव यूं रखा, दूसरा पाँव घुटनों में और दर्द हो जाता है चढ़ते चढ़ते, उसे बोलते हैं हाईली स्टीप। आप कोई पहाड़ी चढ़ रहे हो, आराम आराम से चल रहे हो तो स्टीप नहीं है, नॉर्मल है। और एकदम खड़ी पहाड़ी हो, एकदम ऊपर चढ़ो उस पर, पसीना छूट जाते हैं, तो बोलते हो बहुत स्टीप है, ये हिल जो है बड़ी स्टीप है। स्टीप मीन्स मोर वर्टिकल, मोर स्टीप मीन्स मोर वर्टिकल। तो इसी के बेसिस पर इस एक स्टेटमेंट से, इस एक कंक्लूजन से, ए ग्रेटर स्टीपनेस फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस देन द आइसोथर्मल प्रोसेस, आप सारा का सारा कंपैरिजन कर सकते हो, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। लिखो इस बात को, मैं बताता हूँ। यहाँ भी 4 ग्राफ बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन के फाइनल वॉल्यूम सेम है या फाइनल प्रेशर सेम है। एक्सपेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए मैं एक बनाऊंगा, 3 आपसे बनवाऊंगा। जरा यहाँ तक की बात लिखना तो सही। A for expansion, B for compression। एक्सपेंशन कंप्रेशन में जा रहे हैं। एडियाबैटिक्स में 2 ग्राफ यहां बनाएंगे, सब P वर्सेस V हैं। For same final pressure, for same final volume, for same final pressure। एक ग्राफ में बना देता हूं। चलो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इस बार इरिवर्सिबल रिवर्सिबल कंपैरिजन नहीं है, इस बार दोनों ही रिवर्सिबल हैं, एक बार आइसोथर्मल एक बार एडियाबैटिक। आइसोथर्मल की इक्वेशन है PV की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट और एडियाबैटिक की है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल और ये हो गया एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ठीक है, एक्सपेंशन है तो ऊपर से नीचे ही आओगे, तो एक काम करो, आइसोथर्मल तो बना ही लो। ये रहा 1 2 आइसोथर्मल, तो ये हो गया P इनिशियल
V initial, P final, P final, PV is equal to constant. Isothermal process. Of course ये रिवर्सिबल कंपैरिजन करना है, वो इनिशियल स्टेट तो सेम ही है जहां से स्टार्ट करोगे। ज्यादा स्टीप होना है ग्राफ, ज्यादा स्टीप होना है मतलब पॉइंट 1 से ज्यादा स्टीप आओ। ज्यादा स्टीप आओ मतलब ऊपर से आओगे या नीचे से आओगे? नीचे से आओगे, ये है ज्यादा स्टीप। और सेम फाइनल वॉल्यूम पे आना है। सेम फाइनल वॉल्यूम मतलब इसी वर्टिकल लाइन पे ग्राफ एंड होना है। ये वाला ग्राफ यहां एंड हुआ, ये 2 था तो ये 2 डैश है, और ये हुआ यहां इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हुआ ग्राफ एडियाबेटिक का। ज्यादा स्टीप मतलब ऊपर से लुढ़क के आओ तो जोर से गिरो, ज्यादा स्टीप। और नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो तो चढ़ने में जोर आए, ताकत लगे, ज्यादा स्टीप। ज्यादा स्टीप का मतलब धड़ाम से जोर से गिरो। इस पे से यहां से लुढ़कते हुए नीचे आओ, और ये स्लाइडर है, मान लो ऊपर से नीचे लुढ़कते हो, किसमें ज्यादा तेजी से और जोर से लुढ़क के आओगे? नीचे वाले में। तो ये एडियाबेटिक हुआ, मोर स्टीप कर्व। और कहाँ एंड होना है? सेम फाइनल वॉल्यूम पर। तो बस ये सेम फाइनल वॉल्यूम पर एंड अप होना था। तो ये 2 और ये 2 डैश। 2 डैश इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे कंपैरिजन, तो फाइनल प्रेशर विल बी डिफरेंट। ये P फाइनल है, एडियाबेटिक का। सो लाइक दैट। अब बाकी के 3 ग्राफ आप ही बनाओ। कंपैरिजन सीख गए आप, बस ज्यादा स्टीप का मतलब समझ जाना। ऊपर से गिर रहे हो तो ज्यादा तेजी से गिरो, धड़ाम से गिरो। और नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो तो चढ़ने में जोर ज्यादा आए, ताकत ज्यादा लगे, एनर्जी ज्यादा लगे, वो ज्यादा स्टीप कहलाएगा। स्टीप का मतलब स्टीप ही होता है। डू इट। बनाए ग्राफ जरा देखें। एक्सपेंशन है तो आइसोथर्मल तो बना ही लो। ये रहा आइसोथर्मल। अब एडियाबेटिक आना है। एडियाबेटिक आओगे फॉर सेम फाइनल प्रेशर। ये P इनिशियल, P फाइनल, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिनिश होना है। तो ज्यादा स्टीप का मतलब नीचे से जाओगे और यहीं रुक जाओगे, यहीं 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 भैया यहीं। ये आया 2 डैश। तो ये फाइनल वॉल्यूम था आइसोथर्मल का, ये फाइनल वॉल्यूम है एडियाबेटिक का। आगे ग्राफ बन गया। कम पर जाओ, आइसोथर्मल तो बना ही लो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो आइसोथर्मल हो गया। एडियाबेटिक ज्यादा स्टीप बनाना है, सेम फाइनल वॉल्यूम। सेम फाइनल वॉल्यूम मतलब इसी वर्टिकल लाइन पे एंड करना है। ज्यादा स्टीप का मतलब नीचे से नहीं, अब ऊपर से जाओ यूं। ये है ज्यादा स्टीप, तो ये 2 और ये 2 डैश, और ये हुआ PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ज्यादा स्टीप ग्राफ और वर्टिकल टाइप का हो गया। बाकी तो बन ही गया यार। ये आइसोथर्मल है मान लो। फॉर सेम फाइनल प्रेशर इसी लाइन पे होना है। ज्यादा स्टीप का मतलब ये रहा ज्यादा स्टीप, तो 2 डैश PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस ये थे ग्राफ बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये कंपैरिजन था, कई बार पूछेंगे पैरामीटर्स के बारे में, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेल। और ये ग्राफिकल कंपैरिजन था, हो गया ये। तो स्टीपनेस से एक टाइप के क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे आपसे कुछ ये पूछ लिया जाए, मान लो क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इट। मान लो आपसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक ग्राफ दिया हुआ है, ये V है, ये 2V कर दिया वॉल्यूम, और इनिशियल स्टेट I है, और ये फाइनल पॉइंट है 1, 2, 3।
थ्री गैसेस, कौन, हीलियम, SO2, CO2 are expanded adiabatically, reversible adiabatically from same initial state I. Match gases with their स्टेट्स, मतलब 1 2 3। क्वेश्चन ये है कि तीन गैसेस ने सेम इनिशियल स्टेट आई से एक्सपेंशन करवाया, एक्सपेंडेड रिवर्सिबल एडियाबेटिकली। हीलियम है, SO2 है, CO2 है। यही तो नहीं पता कि 1 वाली हीलियम है या 2 वाली हीलियम है या 3 वाली हीलियम है। तो इन तीन गैसेस को इनके एंड पॉइंट 1 2 3 से मैच करवाओ। अभी अभी सीखा है, पढ़ा है, डू इट। हाँ भाई, देखो क्या आंसर। अब देखो ये अलग अलग प्रोसेस ऐसे दिए हुए हैं, साफ दिखता है। स्टीपनेस सेम फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचाना है, वॉल्यूम डबल किया है, और ज़्यादा स्टीप 3 है। गामा जितना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये है x जितना ज़्यादा स्टीपनेस उतनी ही ज़्यादा, यही तो मतलब है। x जितना ज़्यादा स्टीपनेस ज़्यादा, और हमें पता है कि हीलियम के लिए गामा होता है 1.67, SO2 एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है तो गामा की वैल्यू 4/3 मतलब 1.33, और CO2 के लिए पॉलीएटॉमिक बट लीनियर गैस है तो गामा इज इक्वल टू कितना 1.4। हाईएस्ट हीलियम के लिए है, तो हीलियम के लिए गामा मतलब x की वैल्यू हाईएस्ट है, स्टीपनेस हाईएस्ट होगी, स्टीपनेस हाईएस्ट होगी। तो इसका मतलब 3 शुड बी मोस्ट स्टीप, तो ये हीलियम हुआ, और ये वाला कौन हुआ, SO2, और ये हुआ CO2। दैट्स इट, यही आंसर है, बस आंसर आ गए। तो इसका मतलब 1 शुड बी SO2, 2 शुड बी CO2 एंड 3 शुड बी हीलियम गैस। दैट्स इट। गामा जितना ज़्यादा या x जितना ज़्यादा स्टीपनेस उतनी ही ज़्यादा। सो लाइक दैट समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड, राइट। एक और सवाल इससे मिलता जुलता, नोट कर लो जरा इसको। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, P वर्सेस V ग्राफ है, वापस से V ग्राफ के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, और ये इनिशियल स्टेट यहाँ आई है, और सेम गैस प्रोसेसेस में मान लो ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से ये एक्सपैंड हो रही है। तो सेम गैस expands from I through isothermal, reversible isothermal, reversible adiabatic, and irreversible adiabatic processes. Match their end states with the type of process. अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सेम गैस एक्सपैंड करती है इनिशियल स्टेट से, एक बार आइसोथर्मली, एक बार रिवर्सिबल एडियाबेटिकली, एक बार इरिवर्सिबल एडियाबेटिकली। तो बताओ ये प्रोसेस और एंड पॉइंट कैसे मैच करोगे? करवाओ, डू इट। अभी जो सीखा है वही अप्लाई होगा। हाँ भाई देखो क्या आंसर। एक बात देखो, सेम गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट आई थ्रू द रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, पीवी एडियाबेटिक का ग्राफ तो नीचे आएगा, बट आपको ये भी पता है, अभी पढ़ के चुके हैं, ये तो हो गया आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x की वैल्यू यहाँ 1 है, आइसोथर्मल है। ये हो गया PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये हो गया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों? इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल ऊपर आता है और आइसोथर्मल से नीचे रहता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। बट बच्चे पूछते हैं सर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में कैसे कंपेयर किया? आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है, PV इज इक्वल टू nRT, n तो कांस्टेंट, R कांस्टेंट, सेम फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू कुछ रही होगी। मान लो कुछ रहा, वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर, प्रेशर भी आधा रह गया। मान लो टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर भी सेम है आइसोथर्मल में, तो ठीक है ना। वॉल्यूम आपने सेम रखा हुआ है फाइनल स्टेट पर वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर आधा रह गया होगा, ठीक है। बट रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में टेम्परेचर घटा है तो प्रेशर और घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो फिर ग्राफ नीचे ही आना चाहिए, ग्राफ नीचे ही आना चाहिए। n सेम, R सेम, वॉल्यूम सेम है रिवर्सिबल एडियाबेटिक में और रिवर्सिबल आइसोथर्मल में और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में। तो टेम्परेचर घटा है तो प्रेशर और घटेगा तो मतलब ग्राफ नीचे ही होगा। तो दिस इज हाउ वी हैव कंपेयर्ड। तो इसका मतलब 1 शुड बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल, 2 शुड बी इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अगर ग्राफ आपने प्रॉपर्ली बना रखे हैं, अभी तक की बात बढ़िया से सीखी है, तो नो इश्यूज, क्वेश्चंस कैन बी इजीली डन। क्लियर हो गया? फर्स्ट लॉ कम्स टू एन एंड। बट हाँ, थोड़ा सा अभी एक और चीज़, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में और बात करते हैं। लिखो ये सब, फिर हेडिंग लिखो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब सिस्टम अंडरगोज ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट। तो लिखो साइक्लिक प्रोसेस। System undergoes a series of processes and finally returns to the initial state. Undergoes a series of processes and finally returns to the initial और ओरिजिनल स्टेट्स, वो कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, ये बात तो पता है, इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा फाई इज 0। फाई कौन है? स्टेट फंक्शन। मतलब that is entropy change 0, enthalpy change 0, Gibbs energy change 0, temperature change overall 0, dP is 0, dP नहीं, dP need not be 0, delta P should be 0।
dp need not be 0, dt need not be 0, but overall change should be 0 because system has returned to the final original states like this. जैसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ये है मान लो प्रोसेस। अच्छा, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो P वर्सेस V ग्राफ में, वो तो एरिया अंडर द कर्व होता है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन की नेचर कैसी होगी, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज लूप है ये। एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप है तो W नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन वर्क। और यदि क्लॉकवाइज लूप है तो इसका W नेट नेगेटिव आएगा। अच्छा, क्यों नेगेटिव आएगा ये भी समझ लो। जैसे इस पूरे प्रोसेस को मैं दो भागों में तोड़ लूं, ये रहे दो भागों में, 1 से 2 गया पाथ A से और वापस आया पाथ B से। 1 से 2 में जब एक्सपेंशन हुआ, ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सपेंशन का एरिया अंडर द कर्व क्या है जरा देखना, सुनो लिखना बंद का। 1 से 2 जा रहे हैं पाथ A के थ्रू, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एरिया अंडर द कर्व पूरा हुआ, ये तो एक्सपेंशन का। 2 से जब 1 आ रहे हैं वापस तो देखो कंप्रेशन हुआ है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये कंप्रेशन का वर्क डन है जो मैं आप शो कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये कम है एक्सपेंशन का नेट, तो नेट वर्क एक्सपेंशन का हुआ, तो ये एक्सपेंशन वर्क हुआ, और यहाँ W नेट पॉजिटिव हुआ। सेम लॉजिक पे कैसे इसको डिवाइड कर लो ऐसे, 1 2, ये पाथ A, ये वापस आया पाथ B। 1 से 2 जा रहा हो तो कंप्रेशन हो रहा है, देखो वॉल्यूम घट रहा है, तो अंडर एरिया अंडर द कर्व ये वाला कंप्रेशन का ज़्यादा है, एक्सपेंशन का कम है, तो नेटवर्क कंप्रेशन का। तो याद रखना, क्लॉकवाइज लूप है तो नेटवर्क डन नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लूप है तो नेटवर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क। अच्छा, साथ ही साथ क्या वर्क डन 0 होता है ना, वर्क डन नीड नॉट बी 0। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस नीड नॉट बी 0, मे बी 0 इन स्पेसिफिक केस, मे बी 0 इन ए स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस, अगर लूप हो और उनका सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट हो। कैसे, ऐसे, बल्कि ये मतलब हटाओ, क्लॉकवाइज लूप, एंटी क्लॉकवाइज लूप, एरिया A1, एरिया A2, एरिया A1 A2, ये एरियाज हैं और बराबर हैं। जरा देखना, क्लॉकवाइज लूप, और ये कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज लूप, तो W नेट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्लॉकवाइज लूप का वर्क डन -100 किलो जूल है मान लो, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज सेम एरिया का वर्क डन कितना होगा, +100, एंड नेट वर्क डन इज 0। तो ये वर्क डन 0 हुआ। बट ऐसा नहीं कि दो लूप देखे नहीं और सेम एरिया दिया हुआ हो तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, नीड नॉट बी, ना। कैसे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, मान लो ये लूप ऐसे दिया हुआ हो, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, बोथ, तो W नेट पहले का -100 है तो दूसरे वाले का भी -100 है, तो नेगेटिव होगा, ये वर्क डन इज नेगेटिव नॉट 0। आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, थोड़ा देख लेते हैं दिमाग लगा के कि अगर दो लूप्स हैं या इवन नंबर ऑफ लूप्स हैं और सबका एरिया इक्वल है और अपोजिट सेंस है आधा आधो का, तो नेट वर्क डन विल बिकम 0। अगर सेंस ऑफ रोटेशन सिमिलर टाइप का है तो वर्क डन नेगेटिव। So this is how you talk about the first law. First law is over. Any sort of question comes before you, you should be able to solve question on first law of thermodynamics, any adiabatic process,
एनी आइसोथर्मल का क्वेश्चन, कोई भी जनरल प्रोसेस का क्वेश्चन, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व एंड गेट योर आंसर। सब कुछ हो गया ये, यहाँ तक की बात लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट इट डाउन। चलो भाई बात करते हैं अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर, तो हेडिंग लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या? एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। उसका बड़ा क्रिस्प स्टेटमेंट ये था कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। आप ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, और एनर्जी कैन बी डिसिपेटेड फ्रॉम वन मोड टू अनदर, लाइक हीट इनटू वर्क, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि सब कुछ संभव है, बट आप भी जब समझते हो, जानते हो कि अंडर गिवन कंडीशन सब कुछ संभव नहीं होता। रिएक्शंस कई बार स्पॉन्टेनियस होती हैं तो कई बार नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। एक नया शब्द आया, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। पत्थर एक स्टोन है, यहाँ मैं जहाँ हूँ यहाँ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एक पत्थर को आप ऊपर से छोड़ो तो वो ऊपर से नीचे ही गिरेगा, अपने आप ऊपर तो नहीं जाएगा ना। गरम चाय है, चाय का तो मुझे बड़ा शौक भी है, अच्छी लगती है। टीचर्स जनरली चाय खूब पीते हैं, वो थोड़ा कई बार गले पे जोर आता है तो गरम गरम पीते हैं तो थोड़ा सूदनिंग लगता है। तो कहने का मतलब है गरम चाय है और अभी तो थोड़ा सा सर्दी भी आ गई है, तो अगर मैं गरम चाय को थोड़ी देर रखूं तो वो ठंडी होगी, ऐसा तो है नहीं कि और गर्म हो जाए। फर्स्ट लॉ तो कहता है कुछ भी हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी बाई लूजिंग हीट, गर्म हो जाएगी बाई गिविंग हीट। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो सब कुछ है, पॉसिबल है। हीट दे के या लेके या एनर्जी दे के या लेके कुछ भी करवा लो आप तो, बट गर्म चाय अपने आप तो ठंडी ही होगी ना अंडर रूम कंडीशंस। तो मतलब गर्म चाय का ठंडा होना एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। अपने आप और गर्म हो जाना मतलब क्या करे वो, गर्म चाय हो, ये गर्म चाय है, हवा में से, एटमॉस्फेयर में से और हीट ले ले और गर्म हो जाए और बाहर ठंडक हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो फर्स्ट लॉ तो कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फर्स्ट लॉ एक तो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताता कि कौन सा प्रोसेस जो है वो फीजिबल होगा। मतलब चाय का ठंडा होना, गर्म चाय का ठंडा होना इज ए फीजिबल प्रोसेस, इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जबकि चाय का रखे रखे और गर्म हो जाना इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन फीजिबल प्रोसेस। तो first law of thermodynamics does not tell us about the feasibility of the process and also does not tell us about the extent to what extent reaction will proceed। सर ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम बताएगा कि रिएक्शन की यील्ड कितनी होगी, कितना एक्सटेंट तक रिएक्शन जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो डेल्टा जी से रिलेटेड है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी नॉट इज प्योरली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एनर्जी देके या लेके एनीथिंग इज पॉसिबल, बट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता, साथ ही साथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता। एंड दीज आर वेल आंसर्ड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिमिटेशंस? इट डज नॉट talk about or does not deal with feasibility of a process or reaction। तो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। दूसरा, डज नॉट टॉक अबाउट it does not talk about the extent to which a chemical reaction proceeds।
केमिकल रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाएगी, क्या पूरे कंप्लीट रिएक्टेंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे या 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी। यील्ड ऑफ द रिएक्शन के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करता, तो डज नॉट टॉक अबाउट द एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब यहीं पे अच्छा फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, एक टर्म यूज करते हैं हम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये तो हो गया, यहाँ एक टर्म यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन विच हैपन्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प अंडर गिवन सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। द प्रोसेस दैट हैपन्स on its own without any external help. Under given set of conditions, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। तो गिवन कंडीशंस पर कोई प्रोसेस अपने आप हो जाए बगैर किसी एक्सटर्नल एड के या हेल्प के, तो वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। कई बार बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब समझते हैं बहुत फास्ट। ना, बहुत फास्ट तो वो इंस्टेंटेनियस हुआ, इंस्टेंटली, विद इन इंस्टेंट, क्षणिक, एकदम तेजी से प्रोसेस हो जाए, वो तो इंस्टेंटेनियस हुआ, स्पॉन्टेनियस नहीं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भी स्लो और में भी फास्ट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भी फास्ट और स्लो, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो, जैसे कोई एसिड और बेस मिलाओ, मिलाते ही अपने आप सटाक से रिएक्शन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, वेरी क्विक प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट। बट स्लो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगता है। आप जानते हो कि खासकर बरसाती मौसम में या मान लो मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है आयरन की, और वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। कोई नया आयरन है तो ऐसा नहीं कि आज लिया और कल रस्टिंग हो गई, बट ओवर मंथ्स या ईयर्स में उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर, जो नॉर्मल स्टील्स होती हैं उनके ऊपर। तो ये रस्टिंग प्रोसेस स्लो प्रोसेस है कि मॉइस्ट एयर जो है वो आयरन को रस्ट करता है, स्लो प्रोसेस है और अपने आप चलता रहता है। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पत्थर का हवा में छोड़ दो और नीचे गिरना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट पत्थर का छोड़ने पर ऊपर चला जाना इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पत्थर ऊपर तो नहीं जाता, तो जो ना होने वाला प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप हो रहा है अंडर द गिवन सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं एंट्रोपी की। सब कुछ एंट्रोपी के अराउंड ही घूमेगा। एक नया शब्द आएगा, नया स्टेट फंक्शन डिफाइन करेंगे, एंट्रोपी। तो लेट अस इंट्रोड्यूस एंट्रोपी विद द हेल्प ऑफ कार्नोट साइकिल। हालांकि कार्नोट साइकिल हमारे जेईई के सिलेबस में नहीं होता, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में होता है। फिजिक्स में पढ़ाते हैं वो कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, उसकी एफिशिएंसी एंड ऑल दैट। हम भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, बट वो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं होता। बट वी विल इंट्रोड्यूस एंट्रोपी विद द हेल्प ऑफ कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। पहले यहां तक की एक बार बात लिखो। हेडिंग लिखो कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल ये एक वर्किंग साइकिल है जिसमें कई बार पावर प्लांट्स उसमें वर्क करते हैं। तो कार्नोट इंजन होता है जिसका काम होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। तो कार्नोट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस consisting of two reversible isothermal processes
and to reversible adiabatic process। और ये जो है ये एक वर्किंग साइक्लिक प्रोसेस है, तो इट इज़ अ वर्किंग साइक्लिक प्रोसेस फॉर, तो कार्नोट इंजन जो होता है वो पर्पज़ ये होता है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट सर्व्स एज अ थियोरेटिकल साइक्लिक प्रोसेस। थियोरेटिकल इसलिए क्योंकि सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एंड प्रैक्टिस में रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो इट सर्व्स एज ए थियोरेटिकल साइक्लिक प्रोसेस फॉर वर्किंग ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। जैसे वो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जैसे कोटा में कोटा थर्मल पावर प्लांट, सो मेनी थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें वो स्टीम कोयला कोल बर्न होता है, तो वर्किंग फ्लूइड वाटर होता है, वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम बनता है बॉयलर के अंदर, एंड दैट स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीम इज बाउंड इज इम्पिंज्ड ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन। टर्बाइन के ब्लेड्स घूमते हैं उससे और यू गेट द मैकेनिकल मोशन, तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटर्स is converted into the electrical energy, और that electrical energy is coming to our house। ये लाइट पंखे चलते हैं, सरकारी लाइट जो है, तो थर्मल पावर प्लांट उस साइकिल पर वर्क करते हैं, तो उसके लिए एक थियोरेटिकल साइक्लिक प्रोसेस प्रोवाइड करता है, इसे बोलते हैं कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल पर जो इंजन वर्क करते हैं, जो पावर प्लांट वर्क करते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्नोट इंजन। क्या है ये साइक्लिक प्रोसेस, ज़रा ध्यान से देखें। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है, अच्छा कार्नोट, हाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा पर्पस साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना नहीं, ये कार्नोट साइकिल नहीं पढ़ना नहीं है। कार्नोट साइकिल हमारे जेई के रिक्वायरमेंट में नहीं होता केमिस्ट्री में, बट हम एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हेडिंग इस तरीके से लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी यूजिंग कार्नोट साइकिल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी यूजिंग कार्नोट साइकिल। तो जैसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम लें, इट कंसिस्ट ऑफ द टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस लाइक दिस। ए बी सी डी वापस ए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये आइसोथर्मल हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये वाले एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं ये। तो ए बी and CD reversible isothermal process, BC and DA reversible adiabatic process। जैसे ये एक पावर प्लांट के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे AB के अंदर हीट मान लो Q2 आ रही है, हीट एब्जॉर्ब करता है एंड Q1 हीट इज रिजेक्टेड in the process CD and work is delivered by the process BC। तो BC में work delivered है W work is delivered by the process। तो एक तरीके से heat is absorbed in the AB process, isothermal process, जैसे बॉयलर का प्रोसेस हो, तो AB process is something like heat absorbed in the boiler process। BC is equivalent to something like expansion of the steam in टर्बाइन के अंदर। और CD प्रोसेस जो है वो हीटेड स्टीम जो है उससे हीट विड्रॉ की गई है टू कन्वर्ट वापस इनटू लिक्विड वाटर एज इन कंडेंसर्स, एंड D2A अगेन वाटर इज पम्प्ड इनटू द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ द पंप्स। तो AB इज लाइक बॉयलर प्रोसेस, BC इज टर्बाइन एक्सपेंशन, CD is condenser heat withdrawal, and DA is pump again the working fluid is pumped into the boiler। कोयला बर्न होगा, कोयले से हीट निकलेगी एंड दैट हीट इज गिवन टू द वर्किंग फ्लूइड वाटर।
अच्छा, एक्चुअल वर्किंग फ्लूइड तो थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर होता है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग आइडियल गैस. तो लेट अस टेक द वर्किंग फ्लूइड एज आइडियल गैस. तो जरा प्रोसेस ए बी की बात करें. आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी. जरा ए बी की बात करो तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस की बात कर रहे हैं. तो आइडियल गैस में आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. मान लो अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये टेम्परेचर T1 है. ऑफ कोर्स T2 इज ग्रेटर देन T1. Of course, T2 is greater than T1 temperature. So T1 is the temperature in the boiler, T2 is the temperature when heat is rejected out, Q1. So T2 is greater than T1. तो Q तो 0 होगा, QAB. And WAB is equal to what? Minus nRT ln volume. What? V2 over VA. VB over VA. यही बोलोगे. और QAB किसके बराबर हो? QAB 0 क्यों हुआ? डेल्टा U 0 है. करेक्शन कर लो. तो डेल्टा U 0 है इस प्रोसेस में, तो QAB किसके बराबर हुआ? माइनस WAB इज इक्वल टू nRT ln VB ओवर VA. जरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस BC की बात करें तो QBC तो 0 हो गया. भाई हीट तो है ही नहीं, BC इज एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो फिर WBC वुड बी इक्वल टू डेल्टा U. और डेल्टा U किसके बराबर हो गया? NCV T2 माइनस T1, मतलब T1 माइनस T2. T1 माइनस T2 एक्सपेंशन है ये. सो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है तो BC इज एन एक्सपेंशन. इसके बाद फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस CD. इस CD में अगर देखोगे आप तो अगेन डेल्टा U तो 0 है एंड WCD वुड बी इक्वल टू माइनस nRT. यहाँ T कौन सा था? T2 था पहले वाले में. nRT1 पर्पस क्या है? एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं. डेरिवेशन यूजफुल नहीं है. जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ वो यूजफुल इतना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस ही हम इससे करेंगे तो दैट इज क्वाइट यूजफुल. तो माइनस nRT ln वॉल्यूम VD ओवर VC. और डेल्टा U तो 0 है ही, तो Q की वैल्यू हो गई QCD इज इक्वल टू माइनस तो ये गया nRT ln T1 हो जाएगा यहाँ VD ओवर VC. सिमिलरली एक काम करें, जरा अगली वाले इस पर चलते हैं. DA प्रोसेस की बात करें. रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस DA. तो DA में QDA तो 0 ही होगा, एडियाबैटिक है तो, और WDA वुड बी इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV. कौन सा टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर T2 पे पहुंचे तो T2 माइनस T1. ये हो गया. अब एक बात तो पता है आपको, जरा वापस चलो. अब एक बात तो पता है आपको कि जो टोटल वर्क डन है वो अगर हम कैलकुलेट करवाना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे एक बार देखें जरा. भाई हमें तो एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट engine or Carnot cyclic process is equal to work delivered by heat engine. ये heat engine है. heat which cyclic process is going on. It is something like heat engine ऐसा होता है जैसे ये source है. source मतलब burning of coal. सोर्स टेम्परेचर T2 है इसका, ये बर्न करता है और इससे हीट Q2 ली. ये हीट इंजन है.
which gives the work after rejecting some of the heat to sink, जिसका टेम्परेचर T1 है. Sink like और एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स, और यह सोर्स लाइक बर्निंग ऑफ कोल. कोल की बर्निंग से हमें सोर्स मतलब जहां से हीट मिल रही है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर T2 ज्यादा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1. ये क्लियर बात है. तो हीट इंजन इज ए वर्किंग पावर प्लांट विच टेक्स द हीट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द कोल, जिसे हम सोर्स बोलते हैं. हीट रिजर्वायर भी बोलते हैं इसको. सोर्स इज नथिंग बट हीट रिजर्वायर. एंड सिंक इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर. ये भी हीट रिजर्वायर है. हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर. और सिंक क्या है? लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वायर इज सोर्स, जहां से हीट मिल रही है, और जहां हीट रिजेक्ट हुई है लो टेम्परेचर हीट रिजर्वायर लाइक सराउंडिंग इतना लार्ज है, एटमॉस्फेयर इतना लार्ज है, कुछ भी हीट लूज करो उसका टेम्परेचर सेम रहता है. तो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन. और हीट इंजन इज वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल. तो कार्नोट इंजन भी बोलते हैं, हीट इंजन और कार्नोट इंजन. ठीक है. तो एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क ऑन हीट इनपुट टू हीट इंजन, वर्क डिलीवर्ड W नेट, नेट वर्क डन जो भी मिला आपको, अपॉन हीट इनपुट. व्हाट इज द हीट इनपुट टू द हीट इंजन? Q2. तो W नेट निकालो जरा. तो W नेट अगर कैलकुलेट करो आप, तो WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA जरा ऐड करो. WAB कितना था? -nRT टू ln VB ओवर VA, यही था. BC कितना था? NCV BC T1 माइनस T2 प्लस माइनस में है ये भी नहीं, ये तो ठीक है. ठीक. और ये कितना वक्त था? -nRT1, देख लो लिखा हुआ पिछली स्क्रीन पर. ln कौन सा वाला? CD. तो VD अपॉन BC प्लस NCV T2 माइनस T1. जरा देखना, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल्ड आउट. सो दिस टर्म इज कैंसिल्ड आउट. तो यहां से अगर एक बार अगर ध्यान से देखो, अच्छा एक और चीज, क्या ये VD अपॉन VC एंड VB अपॉन VA में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है? कैसे कैसे जरा देखिए, वापस जाना. कैसे? जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है BC एंड DA. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो जब हम जानते हैं कि फॉर एडियाबेटिक कौन सा? BC एंड CD DA. एडियाबेटिक है ये प्रोसेस. TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, T2 मतलब कौन सा वाला टेम्परेचर? वापस आना. T2 मतलब पहला वाला टेम्परेचर. तो T2 अपॉन T1 मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. तो हम क्या कह सकते हैं? T2 अपॉन T1 में इज इक्वल टू VC अपॉन VB की पावर गामा माइनस 1. और यही बात यहां कह सकते हैं, VC अपॉन VB के वन T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू VD अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1. अपॉन T1 इज इक्वल टू VD अपॉन
वी ए की पावर गामा माइनस 1। कौन से प्रोसेस में लगाया ये? बी सी एंड डी ए, खुद लगाओ तो जानोगे। अब यहाँ से अगर एक बात देखें तो वी डी अपॉन वी सी की वैल्यू यहाँ से गामा माइनस 1 दोनों की पावर से हट गया, तो वी डी अपॉन वी सी को मैं लिख सकता हूँ वी ए अपॉन वी बी। तो वी डी अपॉन वी सी की वैल्यू जरा रखना यहाँ से, तो डब्ल्यू नेट वर्क डन जो निकल के आएगा माइनस एन आर टी टू एल एन वी बी ओवर वी ए, और ये माइनस एन आर टी वन एल एन वी ए अपॉन वी बी। ठीक है, तो एक काम करो, इसको प्लस साइन करोगे तो वी बी ऊपर ले लो, तो वी बी अपॉन वी ए कॉमन आ गया, तो माइनस एन आर टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए प्लस एन आर टी वन एल एन वी बी अपॉन वी ए। आप कॉमन लो जरा यहाँ से, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एन आर कॉमन आ गया, माइनस एन आर एल एन वी बी अपॉन वी ए ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन। ये है डब्ल्यू नेट, ये है डब्ल्यू नेट। अच्छा, Q2 किसके बराबर था? Q2 तो हमें पता है, हीट एब्जॉर्ब्ड। Q2 is the heat absorbed in the cyclic in the isothermal heat absorption process. तो Q2 is nothing but ये रहा, AB प्रोसेस में Q2 ये रहा, ये Q2 तो है, तो Q2 is equal to QAB, और QAB की वैल्यू NRT2 है, ये भी NRT2ln VP ओवर VA। ना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो ज़रा यहाँ से एक बार देखेंगे तो सही। तो Q2 की वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू माइनस WAB प्लस W नेट WBC प्लस WCD प्लस WDA। ये अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, तो माइनस ऑफ W टोटल हो गया, ये W टोटल या W नेट अपॉन Q2, और Q2 की वैल्यू तो ln VB ओवर VA। तो ये माइनस और ये माइनस कितना था जरा देखें, NR ln VB ओवर VA TB माइनस TA T2 माइनस TA T1 अपॉन Q2 माइनस Q2 तो प्लस था Q2 इज इक्वल टू माइनस WAB था, तो Q2 प्लस NRT2, तो NRT2 ln VB ओवर VA आ गया। ये डेरिवेशन NR से NR भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कार्नोट एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल मतलब एक आइडियलाइज साइकिल है, थियोरेटिकल साइकिल है, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस में अटेन हो नहीं सकता, बट ये एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है आइडियलाइज प्रोसेस के लिए, एक्चुअल प्रोसेस के लिए। तो कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन व्हाट T2। ये कहलाती है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। एक बार इस डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ें, अभी तो मेन बात कहनी बाकी है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन हमारा फोकस नहीं है, फिजिक्स में वो पढ़ाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं वो। हमारे लिए तो एंट्रोपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस में, बट एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस कार्नोट इंजन एंड कार्नोट प्रोसेस। एक बार यहाँ तक की बात पूरी नोट करो, इसके बाद की बात फिर समझेंगे।